हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारा एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका क्लास 10 आईएफएम का यूनिट 1 इन्वेस्टमेंट बेसिक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि उनको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए। पहले का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, हर चीज़ डिटेल में कवर्ड नहीं है। तो ये जो वीडियो होगा इसमें हम सब चीज़ हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। एक एक चीज़ जो कि आपके हैंडबुक में है वो सब चीज़ हम लोग कवर करने का ट्राई करेंगे। हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है। इसका पीपीटी रेडी करने में मुझे 2 घंटा लगा है, वीडियो को शूट करने में टाइम लगेगा, सब कुछ में टाइम लगेगा। तो बस आपको इतना ही करना है कि अपने जो फ्रेंड्स है उसमें आप शेयर कर दीजिएगा एटलीस्ट, ताकि मतलब कि जो नेक्स्ट यूनिट है उसके लिए बनाने के लिए मैं मोटिवेटेड रहूँ, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एक वीडियो को बनाने में मुझे 1 दिन लग रहा है और उसके बाद कोई उसे नहीं देखेगा तो मैं उसको ऑब्वियसली बनाना नहीं चाहूँगा। तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा। आप भी कंप्लीटली वॉच कीजिए, आपका भी बहुत फ़ायदा है। हर चीज़ मैंने कवर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज़ द एलोकेशन ऑफ मनी और रिसोर्सेज इनटू फाइनेंशियल एसेट्स और प्रोजेक्ट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग रिटर्न्स। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पैसे को, ठीक है, हमारे पास जो पैसा है, रिसोर्सेस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं किसी फाइनेंशियल एसेट या फिर किसी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट में, जिससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में हमें बेनिफिट होगा वो एक्सपेक्ट करके जब हम अपना पैसा को एलोकेट करते हैं तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, ठीक है। सेविंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि सेविंग में क्या है, मनी केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर यूज विद मिनिमल रिटर्न्स। कोई पैसा हमने अगर साइड में रखा है जो हम फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं, लाइक आपके सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स में, तो उसमें रिटर्न्स जो होता है मिनिमल, बहुत ही मतलब कम होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या है, मनी पुट इनटू एसेट्स, ठीक है। मनी को हम लोग किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हम लोग क्या होता है, हायर रिटर्न्स मिलता है। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे पर्पस हो सकता है। ग्रो वेल्थ ओवर टाइम, मतलब कि समय के साथ हमारा जो पैसा है वो ग्रो हो सके और एडिशनल इनकम हमें मिल सके डिविडेंड्स वगैरह के फॉर्म में। फाइनेंशियल गोल्स जो है हमारा अचीव हो सके और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को बिल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का जो हमने बेसिक चीज़ें का जान लिया, और फिर मैं आप सभी को बता दूं कि हमने जो क्लास 10 आईएफएम के लिए सिंपल क्वेश्चन पेपर्स लॉन्च किया है, जो कि आप जो है हमसे ले सकते हैं बस 29 रुपीज़ में व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है। इसमें आपको सीबीएसई ऑफिशियल पेपर मिलेगा, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस, डिटेल सोल्यूशंस हर पेपर का मिलेगा। बहुत सारे सिंपल पेपर्स है इसमें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा सीबीएसई बेस्ड पैटर्न पे बनाया है हमने, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सिंपल पेपर हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को फिर से आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अभी हम लोग देखेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस जानने के लिए कुछ एस्पेक्ट है, लाइक डेफिनेशन का बात किया जाए तो सेविंग क्या है, मनी सेट असाइड फॉर फ्यूचर यूज़, मतलब कि ऐसा पैसा जिसको हम लोग फ्यूचर यूज़ के लिए असाइड रखते हैं, साइड में रखते हैं। और इन्वेस्टमेंट क्या है, किसी एसेट में जब हम पैसा को पुट कर देते हैं, रख देते हैं रिटर्न्स के लिए। रिस्क लेवल का बात किया जाए, सेविंग में बहुत कम रिस्क है और इन्वेस्टमेंट में मॉडरेट से हाई, आपके एसेट पे डिपेंड करता है कितना रिस्क हो सकता है। रिटर्न्स का बात किया जाए तो इसमें मिनिमल, मतलब 2 to 4% से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा सेविंग में। वहीं इन्वेस्टमेंट में आपको हायर रिटर्न्स मिलता है, 8 to 15% जो है वो यूजुअली आपको मिल जाता है। टाइम का बात किया जाए, सेविंग आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब कि सेविंग आप जब मतलब क्यों रखते हैं, ताकि आप फ्यूचर में यूज़ कर सके। बट इन्वेस्टमेंट जो है आप इस मोटिव से रखते हैं कि आपको फ्यूचर में रिटर्न्स मिलते हैं, उसको आप लॉन्ग टर्म्स के लिए रखते हैं। लिक्विडिटी का बात किया जाए तो हाईली लिक्विड, मतलब कि आप कभी भी सेविंग से पैसा लेके यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो मॉडरेट होता है, ठीक है। कभी कभी मतलब टाइम लग सकता है सेल करने में, लाइक आपको अगर आज पैसा चाहिए और आज जो है सैटरडे या फिर संडे है तो मार्केट क्लोज है, तो आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा मॉडरेट लिक्विडिटी देखने को मिलता है। पर्पस का बात किया जाए तो सेविंग जो है इमरजेंसी फंड है, इन्वेस्टमेंट जो है वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है। एग्जाम्पल जैसे कि बैंक सेविंग अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट का बात किया जाए, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, कहीं पे भी आप जो है वो रखते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एफर्ट का बात किया जाए तो पैसे, मतलब सेविंग में आपको कोई एफर्ट देने का ज़रूरत नहीं है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट में आपको एक्टिव मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि कौन से शेयर्स अच्छे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, तो वो सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया मेजर डिफरेंस। उसका रियल एग्जाम्पल का बात किया जाए कि आपने 1000 रुपये को एक बैंक में 4% पर एनम आपने अगर सेव कर दिया तो आपको साल भर में 40 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं पे आपने अगर सेव किया है, मतलब इन्वेस्ट किया है, ठीक है, किसी एक म्यूचुअल फंड में जिसमें 12% आपको मिला, तो आपको टोटल एनुअल इंटरेस्ट 120 मिलेगा, जो कि आपका 80 रुपये ज़्यादा है जो आपका सेविंग है उससे,
ठीक है। तो ये हो गया एक रियल लाइफ एग्जांपल। कंपोनेंट्स क्या क्या है इन्वेस्टमेंट का, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, द इनिशियल मनी यू इन्वेस्ट, मतलब कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि 10,000 इन्वेस्टेड इन शेयर्स, ठीक है, मतलब कि आपने जो 10,000 इस स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। रिटर्न्स जो है उसका नेक्स्ट कंपोनेंट है। रिटर्न्स क्या होता है, इनकम जनरेटर फ्रॉम इन्वेस्टर। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हमने लगाया है उस पर हम लोग जो इनकम जनरेट करेंगे, लाइक इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, कि मतलब हम लोग को प्रॉफिट शेयर्स मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड्स, कैपिटल अप्रिसिएशन, मतलब कि कैपिटल बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों से जब हम लोग को इनकम जनरेट होता है तो उसको हम लोग रिटर्न या फिर प्रॉफिट कहते हैं। टाइम पीरियड का बात किया जाए तो ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप 1 से 3 साल के लिए कर सकते हैं, मीडियम टर्म जो होता है आपका 3 से 7 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका 7+ ईयर्स के लिए होता है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट के कुछ कंपोनेंट्स। और भी कंपोनेंट्स है लाइक आपका रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, सेविंग में आपका रिस्क फैक्टर नहीं होता है, बट जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसमें आपको रिस्क फैक्टर देखना पड़ता है। रिस्क फैक्टर क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लो होता है, लॉस, ठीक है, मतलब आप जो पैसा लगा रहे हैं उसको लॉस होने का पॉसिबिलिटी है उसका, ठीक है, कि वो पैसा जो है वो लूज हो सकता है। तो उसमें आपका कुछ अलग अलग होता है, लाइक लो रिस्क, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, बैंक डिपॉजिट, ये सब जो है लो रिस्क है, मतलब इसमें आपको रिस्क ज़्यादा नहीं होता है, जनरली आपका पैसा सेव रहता है। मीडियम रिस्क क्या होता है, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इसमें बहुत कम चांस रहते हैं कि आपके पैसे जो है वो लॉस हो सकते हैं, ठीक है, आपका पैसा में लॉस हो सकता है। बट हाई रिस्क क्या होता है, स्टॉक, डेरिवेटिव्स, ये सब जो होता है बहुत ही वोलेटाइल एसेट्स है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी अपना प्राइस चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए क्या होता है इसमें रिस्क चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि रिस्क जितना आपका ज़्यादा रहता है उतना ही रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आपको 10 to 12% रिटर्न मिलेगा मीडियम रिस्क पे, वहीं पे हाई रिस्क पे आपको स्टॉक्स में 15, 20, 30, 50, 100% तक रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। सिंपल सा चीज़ है कि जितना रिस्क रहेगा उतना आपको रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बात किया जाए कि इन्वेस्टमेंट टर्मिनोलॉजी, मतलब कि इन्वेस्टमेंट में कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, जिसको हम लोग कहते हैं। तो ROI क्या है, प्रॉफिट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोग जो प्रॉफिट को अर्न करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ROI बोलते हैं। जैसे कि आपका 10,000 इन्वेस्टमेंट गिव्स 1200 प्रॉफिट। अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, उस पर आपको 1200 प्रॉफिट मिलता है, तो वो क्या हो गया 12% ROI, कि मतलब आपका इन्वेस्टेड जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर आपको 12% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। यील्ड क्या होता है, एनुअल रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एक्सप्रेस एज परसेंटेज। यील्ड क्या होता है कि आपका जो एनुअल रिटर्न है उसको जब आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका यील्ड हो जाएगा। कैपिटल गेन क्या होता है, प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग एन इन्वेस्टमेंट एट हायर प्राइस। लाइक आपने एक शेयर से जिसको 100 रुपये में खरीदा, उसको आपने 120 में बेचा, तो 20 रुपीज़ जो है आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। तो ये हो गया कुछ इन्वेस्टमेंट टर्मिनोलॉजीज, और भी है लाइक आपका कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्या होता है कि किसी भी एसेट को आपने बाय किया हायर प्राइस पे, उसको लोअर प्राइस पे सेल कर रहे हैं, लाइक आपने 100 पे बाय करके 80 पे सेल किया, तो इस पर आपको 20 रुपीज़ का कैपिटल लॉस हुआ, ठीक है। डिविडेंड का बात किया जाए तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर्स। डिविडेंड क्या होता है कि किसी भी कंपनी में आपने शेयर्स खरीदा है तो वो जो प्रॉफिट अर्न करता है उसका कुछ पोर्शन जो है शेयर होल्डर्स को भी वो देते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स है, आप भी एक शेयर होल्डर है, भले ही आपके पास एक शेयर है बट आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स है, तो आपको जो है डिविडेंड्स मिल सकता है। और जो डिविडेंड है वो पीरियडिकली पे किया जाता है, हर महीने नहीं दिया जाता है, लाइक क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, एनुअली हो गया, तो वो मतलब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर वो कब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। इंटरेस्ट का बात किया जाए तो रिटर्न ऑन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एज फिक्स रेट पेड बाय बोरोवर टू द लेंडर, मतलब कि किसी भी इंसान को जो कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे वो लोन वगैरह देते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में जब वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको इंटरेस्ट के फॉर्म में रिटर्न मिलता है। लाइक अगर आपका 10,000 रुपये का बॉन्ड है, ठीक है, 8% के इंटरेस्ट पे, तो आपको 800 एनुअल इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आपका बात किया जाए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का, कि मतलब आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है इसमें आपका सबसे पहला बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट में क्या है, आपका सेविंग्स अकाउंट, इसमें आपको इतना एकदम मिनिमल इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा, रिटर्न्स आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये एक तरह से सेविंग्स ही है जिसको यहाँ पे बैंक डिपॉजिट्स के फॉर्म में बताया गया है। फिक्स डिपॉजिट भी एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, जिसमें रिस्क नहीं होता है, बहुत ही कम रिस्क फैक्टर है, बट इसका रिटर्न्स जो है वो सेविंग से थोड़ा ज़्यादा होता है, 5 to 7.5% रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। और रिकरिंग डिपॉजिट्स भी होता है, जैसे कि 5 to 5.8% रिटर्न्स जो है, ये सब आपको मतलब बैंक डिपॉजिट्स के अलग अलग फॉर्म है जो कि आपको बताया जा रहा है। रिस्क का बात किया जाए तो बहुत ही कम रिस्क होता है, लिक्विडिटी जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कब आप इसे निकाल सकते हैं, जो आप पैसा है बैंक डिपॉजिट से वो जब चाहे तब आप निकाल सकते हैं। बट फिक्स डिपॉजिट में कभी कभी आपको
वेट करना पड़ सकता है अगर आप एफडी ब्रेक कर रहे हैं तो। बट लिक्विडिटी जो है जनरल अदर एसेट्स से बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब कि सबसे जल्दी आप पैसा अगर आपको चाहिए तो आप जो है बैंक डिपॉजिट से ही निकाल सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसको हम लोग जीसेक कहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपका ट्रेजरी बिल्स आ गया, गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स है वो सब आ गया। इसमें रिस्क जो होता है नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम रिस्क है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है, मतलब गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट जो है आपके पैसे को रिटर्न कर ही देगा एक टाइम पे, ठीक है। रिटर्न्स का बात किया जाए तो इसमें 5 to 8% पर एनम आपको देखने को मिलता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शेयर्स या फिर इक्विटीज़, जिसको भी आप कह लीजिए। तो ये क्या है, डायरेक्ट शेयर ओनरशिप, मतलब कंपनी में आपको डायरेक्ट ओनरशिप मिलेगा, ठीक है। रिस्क का बात किया जाए तो बहुत ही हाई होता है। रिटर्न्स का बात किया जाए तो 12 to 20% से भी ज़्यादा आपको पर एनम रिटर्न्स देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और लिक्विडिटी का बात किया जाए तो हाई लिक्विडिटी है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज आ चुका है, तो शेयर्स भी आप जब चाहे तब सेल बाय कर सकते हैं। लाइक आपने आज आपको बाय करना है तो आप आज बाय कर लिए, कल आपको सेल करना है, आपने कल सेल कर दिया। तो आजकल जो है मतलब शेयर्स में भी बहुत ज़्यादा हाई लिक्विडिटी देखने को मिलता है। बॉन्ड्स डिबेंचर का बात किया जाए तो ये आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया। इसमें रिस्क जो है लो टू मॉडरेट होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस बॉन्ड्स को खरीद रहे हैं, ठीक है, कौन सा बॉन्ड है। तो बॉन्ड जो है वो आपका अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसमें थोड़ा हाई रिस्क हो सकता है, क्योंकि वो कंपनीज जो है वो ओन करते हैं। और गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स है उसमें कम रिस्क होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड है, तो रिटर्न्स इसका 6 to 10% आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड आता है। म्यूचुअल फंड क्या है, प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियोज। इसमें क्या होता है, पैसा को कलेक्ट करके मैनेज किया जाता है। इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग आगे समझेंगे। रिस्क जो है वो इस स्कीम के बेस पे है, ठीक है, कि कौन सा म्यूचुअल फंड आप चूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे आपका स्कीम हो सकता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड भी जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल से लेकर बहुत ज़्यादा कम रिस्क वाले भी होते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सा चूज़ कर रहे हैं। रिटर्न्स आपको 8 to 15% देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका अलग एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म है, वो क्या है आपका रियल इस्टेट्स। रियल इस्टेट्स में क्या होता है, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें मॉडरेट रिस्क होता है और रिटर्न्स आपको 8 to 12% देखने को मिल जाता है। उसके बाद कमोडिटीज़ भी होता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सब पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लाइक आपने सुना होगा कि गोल्ड खरीद रहे हैं लोग, सिल्वर खरीद रहे हैं, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। रिस्क का बात किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है, क्योंकि कमोडिटी का प्राइस जो है वो चेंज होते रहता है। रिटर्न जो है आपका वेरी करता है, किसी ईयर गोल्ड का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, किसी ईयर कम होता है। लाइक इस टाइम पे देखा जाए लास्ट 1 ईयर में गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, सिल्वर ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बट ये हर बार नहीं होता है। तो कमोडिटीज़ पे जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। स्टॉक एक्सचेंज का बात किया जाए तो स्टॉक एक्सचेंज होते क्या है, स्टॉक एक्सचेंज इज ए रेगुलेटेड मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स आर ट्रेडेड बिटवीन बायर एंड सेलर्स। स्टॉक एक्सचेंज को आप एक मार्केट समझ सकते हैं, ठीक है, मार्केट प्लेस। वहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटीज लाइक आपका शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, उसको ट्रेड किया जाता है, जस्ट लाइक नॉर्मल थिंग, जैसे कि नॉर्मल चीज़ों को ट्रेड किया जाता है, उसी तरह से सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, ठीक है। ये हो गया आपका स्टॉक एक्सचेंज। प्राइमरी फंक्शंस क्या है आपके स्टॉक एक्सचेंज के, सबसे पहला फैसिलिटेट ट्रेडिंग, मतलब इनेबल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज से सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होता है कि ट्रेड किया जा सकता है, मतलब कि आपका शेयर्स जो है, शेयर्स इक्विटीज़, उसको आप क्या कर सकते हैं, सेल एंड बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्राइस डिस्कवरी, मार्केट डिटरमाइंस फेयर प्राइस थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। और जो प्राइस है वो मतलब कि डायरेक्टली मार्केट डिटरमाइन करता है, कोई इंसान जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकता है कि उस शेयर्स का कितना डिमांड है, उस शेयर्स का कितना सप्लाई है, कितना लोग उसको खरीदना चाहते हैं, उसके बेसिस पे उसका प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकता है। और उसके बाद प्रोवाइड लिक्विडिटी, मतलब कि ईजी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसको आप इजीली बाय सेल कर सकते हैं, इसलिए भी आपका जो है वो स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, मतलब ओपन प्लेटफॉर्म विथ विजिबल प्राइस। आपका एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्राइस जो है आप हमेशा देख सकते हैं कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका प्राइस जो है बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना रिटर्न्स मिला है, वो सब चीज़ आप जो है डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये जो है आपका एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है। उसके बाद आपका बात किया जाए रिस्क मैनेजमेंट, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस एंड सेफगार्ड्स। बहुत सारे ऐसे मतलब चीज़ें हैं जिससे मतलब रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, मतलब अच्छे प्रोसेस का यूज़ किया जाता है ताकि जो इन्वेस्टर है उनका पैसा सेफ रहे, इन्वेस्टर के साथ मतलब स्कैम जो है वो ना हो। उसका क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, मतलब कि इंश्योर डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड पेमेंट्स, मतलब कि जो भी आप सिक्योरिटीज़ बाय कर रहे हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में जाए, और जो भी पेमेंट्स रिसीव हो रहा है उसको अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, उसको अच्छे से क्लियर सेटल करने के लिए कौन काम करता है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो काम करता है। उसके बाद कुछ मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में, उसको देख लीजिए। सबसे पहला आपका NSE, जिसको हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, 1992 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका की इंडेक्स क्या है, मतलब कि की इंडिकेटर ऑफ दिस इंडेक्स
वो क्या है, निफ्टी 50 है, ठीक है। एनएससी का जो इंडिकेशन है वो निफ्टी 50 देता है कि एनएससी जो है वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। बीएससी जो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1875, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है हमारा। तो इसका जो इंडिकेटर है वो है सेंसेक्स। उसके बाद एमएसआई मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज 2008 और आईसीसीएक्स इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज ये 2008 में, बट इनका कोई इंडिकेटर इंडिसिस नहीं है इनका, ठीक है। तो ये हो गया मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस। उसके बाद आपका बात किया जाए कुछ ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस। जस्ट लाइक कि इंडिया में आपका स्टॉक एक्सचेंजेस है, वैसे हर कंट्री का अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है। लाइक आपका एनवाईएससी क्या है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि यूएसए का है। उसका नेस्डैक जो है वो भी यूएसए का है। उसके बाद एलएसई लंदन स्टॉक एक्सचेंज वो यूके का है। फिर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जापान का है और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो चाइना का है। तो ये ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस है अलग अलग कंट्रीज़ का। तो आप इसके नाम याद रख लीजिएगा इनके कंट्रीज़ के साथ, या आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू वगैरह में आता है तो आप जो है उसको लिख सकेंगे, ठीक है। इसके बाद हाउ स्टॉक एक्सचेंज वर्क, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो काम कैसे करता है, इस चीज़ को जानना है, ठीक है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। सबसे पहला आपका मार्केट ओपनिंग होगा। मार्केट ओपनिंग क्या होता है, मार्केट ओपनिंग मतलब कि मार्केट आपका ओपन होता है, तो उससे पहले आपका प्री ओपनिंग सेशन होता है। मार्केट जो है वो ओपन होने से पहले भी कुछ बल्क क्वांटिटीज़ में बाइंग सेलिंग होता है, वो आपका 9 to 9:15 होता है। और रेगुलर ट्रेडिंग सेशन जहाँ पे कोई भी इंसान बाय सेल कर सकता है वो क्या होता है आपका 9:15 AM to 3:30 PM। ये जो है हर रोज़ आपका मंडे टू फ्राइडे, इस वक्त आपका स्टॉक मार्केट ओपन रहता है। इस वक्त आप जाके बाय एंड सेल कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि उस दिन कोई नेशनल हॉलीडे ना हो। अगर हॉलीडे है, कोई स्पेशल इवेंट है, तो उस दिन स्टॉक मार्केट क्लोज रह सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जाएंगे बाय कर लेंगे सेल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक एक्सचेंज का फिक्स टाइम है 9:15 to 3:30। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑर्डर प्लेसमेंट। कोई इंसान जनरली ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है। उसके बाद जो इन्वेस्टर है वो क्या बोलता है कि ब्रोकर को बोलता है कि हमें बाय या फिर सेल करना है, ठीक है। ब्रोकर जो है क्या करता है, एंटर्स ऑर्डर इन स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम। और ब्रोकर जो है उसका ब्रोकर क्या होता है, जो कि जिस प्लेटफॉर्म से आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक आपका ग्रो हो गया, ज़ेरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, तो वो सब ब्रोकर्स है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के यूनिट्स में, इसी चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो ब्रोकर जो है वो क्या करता है, एंटर ऑर्डर इन स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम, जो स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम है उसमें ऑर्डर को प्लेस कर देता है। उसके बाद क्या होता है, आपका मैचिंग किया जाता है। मैचिंग क्या किया जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम मैचेस बाय एंड सेल ऑर्डर्स, कि मतलब कि बाय ऑर्डर प्लेस किया गया है और सेल ऑर्डर प्लेस किया गया है, उसको मैच किया जाता है। उसके बाद जो प्राइस है वो मस्टली मैच होना चाहिए, जिस प्राइस पे बाय सेल करना चाहिए वो प्राइस मैच होना चाहिए। उसके बाद ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। ऑर्डर जब एग्जीक्यूट होता है तो ट्रेड कन्फर्मेशन जो है इमीडिएटली हो जाता है, प्राइस जो है वो डिस्प्ले होने लगता है स्क्रीन पे। उसके बाद आपका सेटलमेंट होता है T+1 बेसिस पे, मतलब ट्रेड प्लस 1 डे। सेलर गेट्स मनी, बायर गेट्स सिक्योरिटी क्लियर्ड बाय क्लियरिंग हाउस। जो आपका ट्रेड है, ठीक है, आप मतलब जब बाय करेंगे तो आपको उसके नेक्स्ट दिन तक आपको सिक्योरिटी जो है अपने अकाउंट में मिल जाएगा, और पैसा जो है जिसने सेल किया है उसके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। जनरली आपको लगता होगा कि इतना बड़ा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, बट जो आपका स्टॉक एक्सचेंज का जो है पूरा फंक्शन है ये आपका विद इन मिली सेकेंड्स में हो जाता है, कि आपने बस बाय पे क्लिक किया, आपका जो सिक्योरिटी है वो बाय हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, बट ये कंप्यूटराइज्ड है, तो इसलिए इसका प्रोसेस जो है वो हमें लंबा लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग कुछ एसेंशियल इन्वेस्टमेंट टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं, कि कुछ टर्म्स है जो कि इन्वेस्टमेंट में यूज किया जाता है। जैसे कि आपका इक्विटी शेयर्स हो गया, ठीक है। इक्विटी मतलब क्या होता है, ओनरशिप सर्टिफिकेट इन ए कंपनी, कि आप उस कंपनी में कुछ हिस्सा ओन करते हैं, उसके लिए आपको इक्विटी जो है वो दिया जाता है, ठीक है। होल्डर इज पार्ट ओनर ऑफ कंपनी, मतलब कि किसी भी कंपनी के आप एक शेयर भी होल्ड करेंगे तो आप कुछ 0.00 कुछ % जो है आप उस कंपनी के ओनर हैं, ठीक है। इंटाइटल टू डिविडेंड्स एंड वोटिंग राइट्स, उसको डिविडेंड्स मिलेगा, जो भी एक इक्विटी शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड्स भी मिलेगा, और साथ में वोटिंग राइट्स जो है वो भी मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल लाइक ओनिंग 1 शेयर ऑफ TCS, ओनिंग पार्ट्स ऑफ TCS, मतलब कि आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है कंपनी, उसका अगर आपके पास एक शेयर है तो आप जो है उस कंपनी का कुछ हिस्सा ओन करते हैं, आप उस कंपनी के ओनर समझ सकते हैं खुद को, ठीक है। तो आप जो है बहुत सारा शेयर खरीद के आप उस कंपनी के ओनर बन जाएंगे। तो इस तरह से मतलब होता है, और बट आप इतना शेयर्स खरीद नहीं सकते क्योंकि इनका मार्केट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आपका, लाइक बॉन्ड,
लोन सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपनी या फिर गवर्नमेंट, कोई भी एक कंपनी जो हो या फिर कोई एक गवर्नमेंट है तो आपको लोन सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। कि लोन सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है कि आप उस सर्टिफिकेट को खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने उस कंपनी को या फिर उस गवर्नमेंट को लोन दिया है, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन, मतलब कि जो भी इंटरेस्ट रेट उस लोन सर्टिफिकेट पर रहेगा कि 8%, 10%, 5%, वो उस कंपनी या फिर गवर्नमेंट को फिक्स है कि वो पे करना ही है, ठीक है, ऑब्लिगेशन है। लोअर रिस्क देन इक्विटी, इक्विटी से कम रिस्क होता है। लाइक 10,000 बॉन्ड गिव्स फिक्स रिटर्न्स, मतलब कि आपने 10,000 का बॉन्ड खरीदा, अगर वो 10% रिटर्न देगा तो आपको 1,000 रुपये पर ईयर मिलते रहेगा। तो ये हो गया आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम बॉन्ड भी कहते हैं। उसके बाद आपका डेरिवेटिव्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू डिपेंड ऑन अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव का पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल्स में समझेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि किसी अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करता है। अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, निफ्टी 50 हो सकता है, सेंसेक्स हो सकता है, कि मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कि जो अंडरलाइंग एसेट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यूज़ फॉर हेजिंग एंड स्पेकुलेशन, ये जो है जनरली आपका हेजिंग या फिर स्पेकुलेशन के लिए किया जाता है। हेजिंग मतलब जो होता है कि कोई चीज़ अगर आप बड़े क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं तो उसको छोटे क्वांटिटी में आप जो है डेरिवेटिव्स में बाय कर सकते हैं, ताकि आपका रिस्क जो है वो कम हो जाए। स्पेकुलेशन क्या होता है कि प्रॉफिट मोटिव से, ठीक है। डेरिवेटिव्स जो होता है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें रिस्क और रिवार्ड रेशियो होता है, ठीक है। तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि इसमें स्पेकुलेट कर सकते हैं। आपके पास पैसा है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, आपका फ्यूचर्स होता है और ऑप्शंस होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और हायर रिस्क एंड रिवार्ड इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डेरिवेटिव जो होता है ना, वो आपको एक दिन में ही अमीर और एक दिन में ही भिखारी बना सकता है, क्योंकि इसका जो रिस्क रिवार्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपने 10 लाख रुपये लगाए तो आपका 10 मिनट में ही वो 10 लाख रुपये जीरो हो सकता है, और वही 10 लाख रुपये 10 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव जो होता है बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। अगर इसको यूज़ करना आता है तो लोग अमीर बन जाते हैं, बट जिसको नहीं आता है, जनरली लोगों को नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो लोग जो है मतलब इस पे पैसा डुबाते हैं। उसके बाद आपका इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है, बेंचमार्क रिप्रेजेंटिंग मार्केट परफॉर्मेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, लाइक आपका निफ्टी 50 है, वो जो है NSE का इंडेक्स है, ठीक है। और जो आपका सेंसेक्स है वो BSE का इंडेक्स है। तो इंडेक्स क्या होता है कि बेंचमार्क होता है, ठीक है, कि जो कि पूरे मार्केट परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट जो है एट द एंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। वेटेड एवरेज ऑफ सेलेक्टेड सिक्योरिटीज़, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटीज़ जो कि इंडेक्स में सेलेक्ट किया जाता है। लाइक निफ्टी 50 में आपको 50 कंपनीज देखने को मिलता है, टॉप कंपनी जो कि इंडिया में 50 है, उसको वहाँ पर लेके जाया जाता है। तो उसका एक वेटेड एवरेज होता है, ठीक है, कि मतलब हर कंपनी का एक पोर्शन होता है कि उतना के बेसिस पे स्टॉक का जो इंडेक्स है वो दिखाया जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि एक पोर्शन जो है वो उस कंपनी का शो होता है उस इंडेक्स में, यही आप समझ सकते हैं यहाँ से। लाइक आपका निफ्टी 50 हो गया, NSE का, सेंसेक्स हो गया, BSE का। इंडिकेट ओवरऑल मार्केट हेल्थ, मतलब ओवरऑल मार्केट जो है किस तरह का है वो आपका इंडेक्स पे ही डिपेंड करता है। सपोज अगर आपका निफ्टी 50 जो है वो 10 मतलब 2% डाउन हो गया एक दिन में, मतलब कि बहुत बुरा इंडिकेशन है कि ओवरऑल मार्केट जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है। तो अगर निफ्टी 50 डाउन जाएगा तो मतलब आप समझ लीजिए कि ओवरऑल जो मार्केट है, ठीक है, जितने भी शेयर्स है, स्टॉक्स है, कुछ को छोड़ के सब जो है वो डाउन जाएंगे। तो ये जो है ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपका स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिसेस, इसका एक एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। व्हाट इज एन इंडेक्स, इंडेक्स क्या है। एन इंडेक्स इज ए स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट शोइंग द कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्टेड सिक्योरिटीज इन द मार्केट, मतलब किसी भी मार्केट में सेलेक्टेड सिक्योरिटीज जो है उसका जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस है कि ओवरऑल मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उस चीज़ को शो करने के लिए हम लोग इंडेक्स का यूज़ करते हैं। इसके एनालॉजी की बात किया जाए, इंडेक्स इज लाइक ए थर्मोमीटर फॉर द मार्केट्स हेल्थ, मतलब कि ये एक थर्मोमीटर की तरह है, ठीक है, जो कि मार्केट का हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। अगर इंडिसेस जो है वो ग्रीन है, मतलब कि वो पॉजिटिव जा रहा है, मतलब ओवरऑल मार्केट जो है वो पॉजिटिव जा रहा है। इंडिसेस जो है अगर रेड है वो नेगेटिव जा रहा है, तो ओवरऑल मार्केट जो है वो नेगेटिव जा रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडिसेस है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट हेल्थ क्या है, मार्केट कहाँ जा रहा है। उसके बाद आपका मेजर इंडिसेस का बात किया जाए इंडिया में, तो आपका है निफ्टी 50 NSE, ठीक है, इसमें आपका टॉप 5 लार्ज कैप कंपनीज होता है। वेस्ट वैल्यू इसका जो है वो मतलब उसका बात किया जाए तो 1000 जो कि 1995 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट NSE इंडेक्स का बात किया जाए, ठीक है, तो ये आपका निफ्टी 50 जो है मतलब कि NSE का सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। मतलब NSE के और भी इंडेक्स है, लाइक निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, इस तरह से और भी इंडेक्स है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रिप्रेजेंट्स 50% ऑफ NSE मार्केट कैप, मतलब कि NSE का जितना भी मतलब स्टॉक्स लिस्टेड है उसमें 50% जो है मार्केट कैप क्या जो है निफ्टी 50 में आ जाता है। मतलब टॉप 50 जो कंपनीज है वो पूरे 50% मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
सेंसेक्स का बात किया जाए, ये आपका बीएससी का है, इसमें आपका 30 लार्ज कंपनीज होता है, इसमें आपका 1979 का बेस वैल्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएससी का इंडेक्स है ये, और ऑफन कॉल बैरोमीटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने का एक सबसे बेस्ट बैरोमीटर मतलब कि इंडिकेटर है आपका सेंसेक्स, ठीक है। क्योंकि सेंसेक्स आपको बहुत पहले से दिखाया जा रहा है, सेंसेक्स जो है वो पूरे इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है कि सेंसेक्स अगर अच्छा चल रहा है मतलब कि पूरा इंडियन इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, इस तरह से आप जो है वो एज्यूम कर सकते हैं। सेंसेक्स जो है इसमें 30 कंपनीज होता है, निफ्टी में 50 कंपनीज होता है, तो इस चीज़ को आप जो है वो याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका निफ्टी मिड कैप 100 हो गया, ठीक है। एक मिड साइज कंपनीज होता है इसमें जो कि 50 to 200 रैंक में आता है, उनको इसमें डाला जाता है। मोर ग्रोथ पोटेंशियल देन लार्ज कैप, जो आपका निफ्टी 50 है उससे ज़्यादा रिस्की होता है और उससे ज़्यादा रिटर्न्स भी आपको ये दे सकता है। उसके बाद आपका निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, इसमें आपका स्मॉलर कंपनी जो कि छोटे छोटे कंपनीज होता है जिसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले कंपनीज होते हैं उसको इसमें डाला जाता है, ठीक है। एमर्जिंग बिजनेस सेक्टर, और जो है स्मॉल कैप जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ क्यों दे रहा है, क्योंकि आपका इसमें इमर्जिंग बिजनेस सेक्टर को दिखाया जाता है कि जो बिजनेस सेक्टर अभी नए नए आ रहे हैं वो सब आपके स्मॉल कैप में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग इंडिसेस है जो कि इंडिया में है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है इक्विटी। इक्विटी क्या है? इक्विटी रिप्रेजेंट्स ओनरशिप स्टेक इन ए कंपनी। व्हेन यू बाय ए शेयर यू ओन ए स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट कंपनी, मतलब कि किसी भी कंपनी में आपने जब एक शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी का एक स्मॉल पोर्शन को ओन करने लगते हैं। तो इक्विटी क्या करता है? आपका ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक कंपनी में, ठीक है। उसके बाद फीचर्स क्या है इक्विटी के? ओनर्स राइट, शेयर होल्डर ओन पार्ट ऑफ द कंपनी। जो भी शेयर होल्डर है वो क्या करता है? एक कंपनी का पार्ट को ओन करता है, ठीक है। इंटाइटल टू कंपनीज प्रॉफिट, और कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो उसको डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा। कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और जो डिसीजन मेकिंग होता है वोटिंग वगैरह ऑनलाइन कराया जाता है उसमें भी वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिविडेंड की बात किया जाए आपका कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट टू शेयर होल्डर। जो डिविडेंड है वो क्या है? डिविडेंड जो है आप किसी कंपनी का शेयर्स को ओन करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो है क्या करता है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है शेयर होल्डर्स के बीच में, तो उसको डिविडेंड दिया जाता है। यूजुअली पेड एनुअली और क्वार्टरली, मतलब कि आपको क्वार्टरली या फिर एनुअली पे किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको 6 मंथ 4 मंथ इस तरह से दिया जाता है, या फिर आपको पूरा साल में एक बार डिविडेंड मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। नॉट गारंटेड, डिपेंड्स ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस। अगर कंपनी जो है खुद लॉस में है तो आपको क्या डिविडेंड देगी? हर इक्विटी शेयर्स में आपको डिविडेंड नहीं मिल सकता है। जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है आपको डिविडेंड देंगे। लाइक आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, टीसीएस में इन्वेस्ट किया है, तो लोग आपको डिविडेंड देंगे क्योंकि वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट आपने एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है जो कि खुद ही पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो आप जो है क्या करेंगे? उस पर डिविडेंड एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि आपको डिविडेंड नहीं दे सकता है। इक्विटी के कुछ फीचर्स होते हैं लाइक कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है? शेयर प्राइस इंक्रीज ओवर टाइम। शेयर का जो प्राइस है वो टाइम के साथ इंक्रीज होता है, उसको हम लोग कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। प्रॉफिट व्हेन यू बाय सेल एट ए हायर प्राइस, ठीक है। व्हेन यू सेल एट ए हायर प्राइस मतलब कि आप जो है किसी भी एक चीज़ को 100 रुपये पे खरीद के 120 पे बेचेंगे तो आपको जो है 20 रुपये का गेन होगा। सिंपल यही चीज़ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन यही है, ठीक है। वोटिंग राइट्स क्या होता है? शेयर होल्डर वोट्स ऑन कंपनी मैटर। कंपनी का कोई डिसीजन है कि मान लीजिए सीईओ चेंज करना है, कोई एमडी चेंज करना है, तो उसके लिए कुछ वोटिंग वगैरह कराया जाता है, उसमें आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको वोटिंग राइट मिलता है जब आपके पास इक्विटी रहता है, ठीक है। 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट यूजुअली, मतलब आपके पास एक शेयर है तो आप एक वोट कर सकते हैं, इस तरह से जनरली होता है। पार्टिसिपेट इन एनुअल जनरल मीटिंग्स, जो एजीएम वगैरह होता है उसमें भी जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिस्क जो है, रिस्क का बात किया जाए, हाईएस्ट रिस्क एमंग कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जितने भी कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसमें इक्विटी में सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, ठीक है। आप जो है पूरा इन्वेस्टमेंट को लूज कर सकते हैं और प्राइस जो है डेली फ्लक्चुएट होता है। लाइक पूरा इन्वेस्टमेंट लूज करने का मतलब क्या है कि कंपनी जो है बहुत बुरी तरीके से फॉल हो सकता है। जस्ट लाइक आपका येस बैंक का बात किया जाए तो वो एक टाइम पर बहुत ही एक्सपेंसिव शेयर हुआ करते थे, उसके बहुत ही हाई प्राइस शेयर थे। बट अभी के टाइम में क्या हो गया? 20-25 रुपये पे आ गया है। तो जो लोग ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा वो लोग का पूरा पैसा जो है वो डूब गया होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। इक्विटी में बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिलता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? पूरा अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हु इशूज इक्विटी। इक्विटी कौन इशू करता है? आपका पब्लिक कंपनीज इशू करता है, लाइक आपका जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे है, या फिर प्राइवेट कंपनीज जो कि लिस्टेड नहीं है, ठीक है। वो लोग भी इक्विटीज इशू कर सकता है, बट इसको डिफिकल्ट होता है सेल करने के लिए क्योंकि वो लोग स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते हैं किसी भी इंसान को। तो जनरली आप जो है पब्लिक कंपनीज का स्टॉक एक्सचेंजेस पे जो लिस्टेड है उन कंपनीज का इक्विटीज़ को आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? व्हाट आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स
वेर यू लेंड मनी टू कंपनी गवर्नमेंट एंड रिसीव फिक्स इंटरेस्ट। जब आप क्या करते हैं कि पैसा लेंड करते हैं किसी भी कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को, उसके बदले आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, की फीचर्स क्या है, इसमें आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगा। ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको पेड मिलता है, रेगुलरली मिलता है। प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स होता है, लाइक आपका 8% का जो इंटरेस्ट रेट अगर आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट पे है तो आपको जो है 800 एनुअली मिलेगा। बट वहीं पे स्टॉक एक्सचेंज पे आपको इक्विटी पे आपका प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ, शेयर्स जो है वो आपका 50% से बढ़ गया, तो आप जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितना आपका पैसा बढ़ सकता है, फिर कितना आपका घट सकता है। ठीक है, इसमें रिस्क जो होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, रीपेमेंट जो है गारंटेड होता है यूजुअली कि आपको पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, प्रायोरिटी ओवर इक्विटी होल्डर्स इफ कंपनी फेल्स। तो मतलब कि जनरली आपका क्या होता है कि अगर आपने मतलब कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, किसी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, और वो कंपनी अगर फेल हो जाता है तो आपको पे करने से पहले वो क्या करेगा, इक्विटी होल्डर्स को पे करेगा। तो थोड़ा सा रिस्क इसमें भी रहता है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या टाइप के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला है गवर्नमेंट बॉन्ड, ये आपका सेफेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, 5 to 8% आपको इंटरेस्ट रेट जो है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है जो कि कंपनी इशू करता है, इसमें हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है गवर्नमेंट बॉन्ड से। और रिटर्न्स का बात किया जाए तो 7 to 10% पर एनम आपको देखने को मिलेगा। डिबेंचर्स जो होता है वो अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है, नो कोलेट्रल बैकिंग, हायर इंटरेस्ट रेट, ये थोड़ा सा अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है, इसमें आपको कोलेट्रल्स देखने को नहीं मिलेगा, और ये जो है आपका हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रोवाइड करता है 8 to 12%। सिंपल सा एक फैक्टर आप याद रखिए, कोई भी ऐसा एसेट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको हायर रिटर्न दे रहा है तो उसमें रिस्क आपको हायर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कम रिस्क के साथ हायर रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये आपका सिंपल सा चीज़ है, आईएफएम पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं। इसका डिटेल चैप्टर जो है उसमें हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे, बट यहाँ पे भी हम लोग का इस चैप्टर में भी कुछ सेक्शंस है डेरिवेटिव्स का। लाइक डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव क्या है, ये कोई शेयर्स नहीं है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव इज जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जिसका वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करता है, अंडरलाइंग एसेट। लाइक स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, कोई भी एक अंडरलाइंग एसेट हो सकता है। ठीक है, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिर कोई एक स्टॉक हो गया, तो उस पर क्या होता है, डेरिवेटिव का वैल्यू डिपेंड करता है। आपने किस चीज़ को खरीदा है उस चीज़ पे वो डिपेंड करता है। लाइक आपने निफ्टी 50 का एक ऑप्शन को अगर आपने बाय किया है तो उसका वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कि निफ्टी का वैल्यू ऊपर जा रहा है तो उसका वैल्यू भी अच्छा जाएगा, और उसका वैल्यू कब कमेगा, जब निफ्टी का वैल्यू कमेगा। तो ये जो है अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करता है। कि कैरेक्टरिस्टिक का बात किया जाए तो इसमें अंडरलाइंग एसेट होता है, लाइक स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी और इंडेक्स। ठीक है, डेरिवेटिव वैल्यू डिपेंड्स ऑन दिस एसेट। डेरिवेटिव का जो वैल्यू है उस एसेट्स पे डिपेंड करता है जिस पे वो अंडरलाइन करता है। लेवरेज की बात किया जाए, कंट्रोल लार्ज एसेट विद स्मॉल अमाउंट, मतलब कि आप जो है बड़े बड़े अमाउंट में परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को परचेस कर सकते हैं कम पैसा देके, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, एम्पलीफाइज बोथ गेन्स एंड लॉसेस, और ये जो है इसके वजह से क्या होता है, लेवरेज की वजह से आपका गेन और लॉस दोनों को एम्पलीफाई कर देता है, मतलब दोनों को इंक्रीज कर देता है। कि अगर आप 10 रुपये पे जनरली आपको अगर 1% मिल रहा है, ठीक है, तो आप जो है कितना अर्न करेंगे 10 रुपये पे, एक मतलब आपको 10% मिले अगर तो आपको 1 रुपये मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर 10 रुपये पे आपको 1% मिल रहा है और आपने 10x लेवरेज यूज़ किया है, ठीक है, तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपको 10 रुपये पे आपको 10 रुपये मिलेगा। ठीक है, और वहीं लॉस भी सेम होता है। तो लेवरेज की वजह से क्या होता है, आपका जो गेन और लॉस दोनों जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, कि प्रॉफिट का चांसेस भी बढ़ जाता है और लॉसेस का चांसेस भी बढ़ जाता है। कि सेम अमाउंट पे आप जितना लॉस कर सकते हैं नॉर्मली, उतना जो है वो लेवरेज पे बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट जितना हो सकता था उससे ज़्यादा लेवरेज की वजह से बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको हायर रिस्क देखने को मिलता है। डेरिवेटिव्स जो है वो सबसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, इस पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है। ठीक है, डेरिवेटिव जो है वो रिस्कियड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पोटेंशियल फॉर मैसिव गेन और लॉसेस, या तो आप मैसिव गेन कर सकते हैं या तो आप मैसिव लॉस कर सकते हैं डेरिवेटिव्स में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है। नॉट रिकमेंडेड फॉर बिगिनर, अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट को अच्छे से नहीं सीखा है तो आप डेरिवेटिव्स जो है वो अवॉइड कीजिए, यही रिकमेंड किया जाता है। डेरिवेटिव्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक आपका फ्यूचर्स क्या होता है, एग्रीमेंट टू बाय सेल एट फ्यूचर डेट, मतलब कि एक फ्यूचर डेट पे बाय सेल करने के लिए जो एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग फ्यूचर्स कहते हैं। ठीक है, फिक्स प्राइस डिटरमाइंड टुडे, आज एक प्राइस पे आपने खरीदा और फ्यूचर में आपको क्या होगा कि उस एक डेट पे आपको जो भी प्राइस रहेगा उस पर बाय सेल करना होता है। ठीक है, सेटलमेंट जो है आपका फ्यूचर डेट पे होता है, तो इसमें जो है प्राइस चेंज की वजह से आपको बेनिफिट हो सकता है। लाइक बाय निफ्टी फ्यूचर्स एट 18,000 टुडे, एग्जीक्यूट इन 3 मंथ्स, 3 मंथ के बाद उसका प्राइस जो है कमेगा, बढ़ेगा, उसके बेसिस पे आपका रिटर्न्स जो है वो डिफाइन होता है। ऑप्शंस क्या होता है, राइट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय सेल, मतलब कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो कि मतलब कि
आपको राइट मिलता है कि आप फ्यूचर में उसको बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, आपका कॉल होता है बाय राइट, पुट होता है सेल राइट। उसका प्रीमियम जो है पेड अपफ्रंट, मतलब कि आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप बाय करेंगे ऑप्शंस में तो आपको एक प्रीमियम पे करना होता है। इसको हम डेरिवेटिव चैप्टर में अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। डेरिवेटिव जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक कॉल ऑप्शन टू बाय शेयर एट 500 विथ 50 प्रीमियम, मतलब कि कॉल ऑप्शंस एक आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए एक शेयर है जो कि 500 रुपये का है, बट आपको उसको 50 रुपये में भी आप वो शेयर को खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं? ऑप्शन से खरीद सकते हैं। मतलब आपने 50 रुपये प्रीमियम दे दिया, ठीक है, 50 रुपये का आपने प्रीमियम पे कर दिया और आपका पास एक ऑप्शन है कि आप जो है कुछ दिन बाद उसको खरीद सकते हैं या फिर कुछ दिन बाद उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपका मन है तो आप खरीदे, नहीं मन है तो बेच दीजिए, सिंपल सा चीज़ है। और प्रीमियम में जो गेन मिलता है वो आप लेके निकल सकते हैं। तो ये ऑप्शंस जो है इस तरह से काम करता है कि मतलब जो आप कम पैसे में ज़्यादा अमाउंट में परचेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टर्मिनोलॉजी, मतलब कि कुछ स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स है, उसको देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपका लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होता है? कंपनी हुज शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी एक कंपनी जिसके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है उसको हम लोग लिस्टेड कंपनी कहते हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग इसमें रिक्वायर्ड होता है, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कि मतलब सेबी जो है वो अप्रूव करेगा तभी कोई कंपनी लिस्ट हो सकता है। लाइक आपका TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ये सब लिस्टेड कंपनीज है। डीलिस्टिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ कंपनी फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स नो लॉन्गर पब्लिकली ट्रेडेड यूजुअली ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस और नॉन कंप्लायंस। कोई एक कंपनी है जो कि एक बार लिस्ट हो चुकी है बट वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, वो अच्छे से मतलब काम नहीं कर रही है, तो जो उसके शेयर्स है उसको पब्लिकली ट्रेड नहीं किया जाएगा, उसको मतलब रिमूव कर दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज से। जनरली ये काम जो है कौन करता है? सेबी करता है, ठीक है। तो डीलिस्टिंग भी किया जा सकता है, मतलब कि एक कंपनी अगर एक बार पब्लिक हो गई उसके बाद उसको हटाया भी जा सकता है। इसके बाद आपका क्या होता है? IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने कंपनी के शेयर्स को पब्लिक ऑफर करता है तो उसको हम लोग IPO कहते हैं, ठीक है। कंपनी जो है उसके बाद लिस्टेड हो जाता है किसी भी एक्सचेंज में और पब्लिक जो है जनरली उसको बाय या फिर सेल कर सकता है उस कंपनी में। लाइक अभी लेंसकार्ट जो है उसका IPO आया था, ठीक है। और अभी ग्रो जो है एक कंपनी, ग्रो जिसमें ब्रोकर है वो, उसका IPO आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिसेंट में फिर आपका फिजिक्स वाला का IPO आएगा। मतलब वो कंपनीज जो है वो पब्लिक ऑफरिंग के लिए जा रहे हैं, वो लोग जो है पब्लिक से पैसा कलेक्ट करेंगे और वो लोग लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके शेयर्स भी आप बाय सेल कर सकते हैं। स्टॉक सिंबल का बात किया जाए, ठीक है। स्टॉक सिंबल क्या होता है? आपका यूनिक कोड फॉर ईच कंपनी की, हर कंपनी का एक यूनिक कोड होता है। लाइक आपका TCS जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो आप जो है इसका यूनिक कोड क्या है? आपका TCS है, ठीक है। मतलब आप जब TCS किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे सर्च करेंगे तो आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विस निकलेगा, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? आपका टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर, पूरे कंपनी के शेयर का कितना मार्केट वैल्यू है उसको मार्केट कैप कहते हैं। लाइक समझ लीजिए फॉर एग्जांपल TCS का मार्केट कैप अराउंड 5 लाख करोड़ के आसपास है, तो ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि शेयर का प्राइस कितना है और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, मतलब कि टोटल मार्केट में अवेलेबल शेयर्स कितने हैं और टोटल शेयर का प्राइस कितना है, सब मिला के आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल आपको मार्केट कैप पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाता है। फिर से आपका जो सैम्पल पेपर के अलावा आप जो है हमारे पास और एक बुक है कंप्लीट नोट्स, जिसमें आपको मोस्ट लाइकली सॉल्व क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये भी आप खरीद सकते हैं बस 29 रुपीज़ में, ठीक है। इतना सस्ता प्राइस में मैं आपको दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें, ठीक है। इतने सस्ते में कोई भी नहीं देगा। एक बुक को बनाने में मुझे 10 दिन 15 दिन का टाइम लगता है, बट मैं आपको बस 29 रुपीज़ में क्यों दे रहा हूँ? ताकि आपका भी फ़ायदा हो और मुझे भी कुछ मिले, ठीक है। एक्चुअल में मुझे भी फ़ायदा होना चाहिए, मैं अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो आप जो है इस बुक्स को खरीद सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। आप हमें बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टर्मिनोलॉजी, इसमें और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, जो कि हमने आगे देखा था। उसमें आपका एक होता है बुल मार्केट और एक होता है बियर मार्केट, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बुल मार्केट क्या होता है? जब शेयर प्राइजेस जो है वो बढ़ रहे होते हैं, पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट होता है, ठीक है, बाइंग इंकरेज करता है। जब मतलब मार्केट ग्रीन चल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा है, उस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे? बुल मार्केट कहेंगे। और बियर मार्केट उसके ऑपोजिट होता है, जब शेयर प्राइस जो है वो फॉल होता है, जब नेगेटिव सेंटिमेंट दिखता है, पीपल जो है वांट टू सेल, मतलब लोग जो है वो बेचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का कंडीशन अच्छा नहीं है, तो उसको हम लोग बियर मार्केट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद की फीचर्स है कुछ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक स्लाइड नहीं है, म्यूचुअल फंड के बारे में था ये, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स जो है उसके बारे में है, म्यूचुअल फंड के ऊपर भी पूरा चैप्टर है, उसमें भी हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपका लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आपको मिनिमम
मतलब आप किसी भी अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। टिपिकली जनरली आपका 500 टू 1000 से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप 100 रुपये से भी अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेसिबल टू रिटेल इन्वेस्टर, मतलब कि कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। कैन इन्वेस्ट इन SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP में भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP में इन्वेस्ट करना है मतलब कि क्या होता है कि एनुअली मतलब मंथली जैसे भी आप मतलब सेट करेंगे उस तरह से आपका जो सिस्टमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट के उस म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट हो जाएगा। तो उसको हम लोग SIP कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। जब आप 18+ हो जाएंगे तो आप जो है ट्राई कीजिएगा 100 रुपये 150 रुपये का करने का, वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा, ठीक है। लिक्विडिटी का बात किया जाए, कैन रिडीम एनी टाइम, मतलब म्यूचुअल फंड को आप कभी भी बाय सेल कर सकते हैं। मनी रिसीव विद इन 2 to 3 बिजनेस डेज, मतलब कि आप जो है 2-3 दिन में पैसा भी आपको मिल जाएगा। और लॉक इन पीरियड जो है जनरली नहीं होता है, और कुछ म्यूचुअल फंड जो होता है उनका लॉक इन पीरियड होता है, तो आप जो है वो देख सकते हैं इन्वेस्ट करने के टाइम में। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है, डिपॉजिटरी एंड डीमेटेरियलाइजेशन। ये क्या है डिपॉजिटरी और डीमेटेरियलाइजेशन? तो सबसे पहला डिपॉजिटरी होता है क्या है? डिपॉजिटरी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स के लिए एक मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि क्या करता है इन्वेस्टर के जो शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है, उसी को डिपॉजिटरी कहा जाता है, ठीक है। उसके क्या फंक्शंस होते हैं? सेफ कस्टडी, ठीक है। शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक होल्ड करता है तो कोई भी लूज होने का चांसेस नहीं रहता है। ट्रांसफर मतलब फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब कि मैंने आपसे अगर खरीदा तो पहले आप उसके ओनर थे, अब मुझे ट्रांसफर कर दिया गया है, तो ये सब कौन काम करता है? डिपॉजिटरी करता है। रिकॉर्ड कीपिंग करता है, मतलब इन्वेस्टर के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक हैंडल डिविडेंड्स, बोनस, इन सबको हैंडल करता है। उसका सेटलमेंट करता है, आपका प्रॉपर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, ये सब जो है करने में डिपॉजिटरी जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। मेजर डिपॉजिटरी इंडिया में 2 ही है आपका, NSDL और CDSL। NSDL क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि 1996 में एस्टेब्लिश हुआ था, लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है। और 95% जो है इसके पास सिक्योरिटीज़ है। उसका CDSL जो है आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये आपका 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये 5% सिक्योरिटीज़ को हैंडल करता है, और मतलब वेस्टर्न इंडिया जो है उधर प्राइमरली सर्व करता है। तो ये आपका 2 मतलब डिपॉजिटरीज जो कि मेजर इंडिया में है। इसका फुल फॉर्म, इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट, इसको आप याद रखिए, बाकी जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। की डिपॉजिटरी टर्म्स, डिपॉजिटरी में भी कुछ टर्म्स यूज़ किया जाता है, लाइक आपका डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। डीमेटेरियलाइज्ड मतलब क्या होता है कि मेटेरियलाइज मतलब क्या होता है? जो कि मटेरियल्स होता है, लाइक इन अ पेपर फॉर्म। बट डीमेटेरियलाइज मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब किसी भी सिक्योरिटीज़ को जब आप इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करते हैं, इसमें कोई आपका फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं रहता है, आपका बैंक अकाउंट्स के जैसे होता है, ठीक है। और DP क्या होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है। एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, जो कि आपका ब्रोकर होता है, लाइक ग्रो अपस्टॉक जेरोदा, वो लोग क्या है उसको हम लोग DP भी कहते हैं, ठीक है। वो लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, यूजुअली बैंक और ब्रोकर्स। जनरली ये क्या हो सकता है? DP जो है वो बैंक या फिर ब्रोकर जो है जनरली DP बन सकता है। और ओपन्स एंड मैनेज डीमेट अकाउंट्स, और इनका काम क्या होता है? डीमेट अकाउंट को खोलना और उसको मैनेज करना। तो ये हो गया आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। उसके बाद कुछ और टर्म्स है, लाइक ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या है? आपका यूनिक 12 डिजिट कोड, जो कि हर सिक्योरिटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है, लाइक INE 002A01018। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कोड है, ठीक है। तो ये जो है यूनिक कोड है, जो कि हर सिक्योरिटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है, और इससे इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन जो है उस सिक्योरिटीज़ का किया जा सकता है। उसका कस्टडियन क्या होता है? होल्ड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे अगर कोई सिक्योरिटीज़ को होल्ड कर रहा है तो वो होगा कस्टडियन, यूजुअली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कस्टडियन कौन होता है? जनरली आपका कोई बैंक हो सकता है या फिर कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? आपका फंड हाउसेस हो गया। फंड हाउसेस यूज कस्टडियंस, जो कि फंड हाउसेस है, ठीक है, लाइक म्यूचुअल फंड हाउसेस है, वो लोग क्या है कस्टडियन का यूज़ करते हैं, लाइक किसी भी बैंक का यूज़ करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यूज़ करेंगे, जो कि क्या करते हैं सिक्योरिटीज़ को उस कंपनी के लिए अपने पास होल्ड करके रखते हैं। तो इस तरह से कस्टडियन जो है वो काम आता है। उसके बाद डिमेटेरियलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, डिमेटेरियलाइजेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी शेयर सर्टिफिकेट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन डिपॉजिटरी। जब हम लोग फिजिकल सिक्योरिटीज़ को जो कि शेयर सर्टिफिकेट होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डिपॉजिटरी के पास, तो वो क्या होता है? आपका डिमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। डिमेटेरियलाइजेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो जो आपका डिमेटेरियलाइजेशन हुआ था, ठीक है, फिजिकल सर्टिफिकेट्स जो पहले थे, उससे पहले क्या था
उससे पहले बहुत सारी दिक्कतें होता था, लाइक हैवी पेपर सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा हैवी होते थे, हर शेयर्स के लिए आपको पेपर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता था, और या वो सर्टिफिकेट जो है वो लूज़ हो सकता था, डैमेज हो सकता था, और ट्रांसफ़र करना डिफिकल्ट होता था, स्लो सेटलमेंट होता था, कॉस्टली स्टोरेज होता था, और इस तरह से इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तो जब फिर क्या हुआ आपका, जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आ गया तो फिर क्या हो गया, कोई फिजिकल सर्टिफिकेट का नीड नहीं है, आप इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फास्ट सेटलमेंट होता है T+1 वाला, सिक्योर्ड स्टोरेज है, इजी ट्रेडिंग है, फ्रॉड प्रूफ है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो डिमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो कन्वर्जन हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। उसके बाद आपका डिमेटेरियलाइजेशन का प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप क्या है, सबसे पहला क्या है, इन्वेस्टर है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, इन्वेस्टर के पास मान लीजिए फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है। उसके बाद क्या होगा, सबमिट सर्टिफिकेट टू DP विद DRF फॉर्म, मतलब कि डिमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस सर्टिफिकेट को सबमिट करना पड़ेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, जो कि एक बैंक या फिर ब्रोकर हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, DP सेंड सर्टिफिकेट टू डिपॉजिटरी, और जो DP हो सर्टिफिकेट किसको सेंड करेगा, डिपॉजिटरी, CDSL NSDL, उन दोनों में से एक को सेंड करेगा, जो भी उसका होगा, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिटरी वेरीफाइज एंड कैंसल्स फिजिकल सर्टिफिकेट, डिपॉजिटरी उसको वेरीफाई करेगा, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिजिकल सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज क्रेडिटेड टू डीमेट अकाउंट, और उसके डीमेट अकाउंट में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री कर देगा उस शेयर्स का, ठीक है। कंफर्मेशन सेंड टू इन्वेस्टर, एंड टाइम इसमें कितना लगता है आपका, 10 to 15 बिजनेस डेज लग सकता है। कॉस्ट का बात किया जाए तो नॉमिनल आपका 100 से 500 के बीच में कॉस्ट जो है डिमेटेरियलाइजेशन का पड़ सकता है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका डिमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद आपका रीमेटेरियलाइजेशन होता है, रिवर्स प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, सम इन्वेस्टर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल शेयर्स बैक टू फिजिकल, ठीक है। यह रेयर केस है कि कोई इंसान इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को फिजिकल शेयर्स में कन्वर्ट करे, बट अगर ऐसा करना चाहता है तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर उसको सबमिट करना पड़ेगा DRF, जो कि आपका रीमेटेरियलाइजेशन के लिए होगा, ठीक है। उसका डिपॉजिटरी डिस्ट्रॉयस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड फिजिकल सर्टिफिकेट्स आर इशू, इसमें भी आपको 10 से 15 दिन का टाइम जो है वो लग सकता है, ठीक है। इसके बाद कुछ रिस्क फैक्टर है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको कुछ रिस्क फैक्टर का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला आपका मार्केट रिस्क, ठीक है, मतलब कि प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता है, इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है वो। जैसे कि एग्जांपल, निफ्टी ड्रॉप्स 5%, योर इक्विटी होल्डिंग ड्रॉप, मतलब अगर निफ्टी जो है 5% गिरता है तो आपका जो इक्विटी होल्डिंग है वो भी गिरेगा। क्रेडिट रिस्क होता है, लाइक डिफॉल्ट रिस्क ऑफ इशूअर, रिलेवेंट फॉर बॉन्ड डिबेंचर्स। क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि आपने किसी को लोन दिया है तो वो जो है आपका थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर वो कंपनी ही डूब गया तो लोन आपको कौन देगा, ठीक है। तो लाइक इन सब चीज़ों का थोड़ा सा रिस्क रहता है, जैसे कि आपका कंपनी अनेबल टू पे इंटरेस्ट, कंपनी के पास पैसा नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा है, तो आपका जो है रिस्क रहता है, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क रहता है, लाइक डिफिकल्टी इन सेलिंग इन्वेस्टमेंट, कभी कभी आप सेल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नॉट बीइंग एबल टू कन्वर्ट कैश क्विकली, आप जो है उसको कैश में क्विकली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लाइक आपका रियल इस्टेट टेक्स टाइम टू सेल, अगर आपने रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, आपने एक बिल्डिंग बनाया है, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको अगर उसको बेचना है तो उसमें तो कोई आपका स्टॉक एक्सचेंज नहीं है ना कि आप आज ही बेच देंगे, आपको उसमें टाइम लगेगा, आपको इंसान ढूंढना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको एट द एंड पैसा मिलेगा, इसमें 1-1.5 महीने का टाइम लग जाता है। तो इस तरह से लिक्विडिटी रिस्क भी हम लोग को देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन रिस्क का बात किया जाए, रिटर्न लोअर देन इन्फ्लेशन, लाइक कोई ऐसा चीज़ है जिसमें आपको इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न मिल रहा है, तो आपका जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्चुअल में आपका इन्वेस्टमेंट में कुछ हो ही नहीं रहा है। लाइक 4% रिटर्न विद 6% इन्फ्लेशन, तो आपका रियल लॉस हो रहा है। जैसे कि सेविंग अकाउंट्स में लोगों को क्या लगता है कि हमको चलो 3-4% जो है वो रिटर्न मिल रहा है, बट एक्चुअली वो रिटर्न है नहीं है, क्योंकि 5-6% तो हमारा इन्फ्लेशन होता है, तो आप जो है एक्चुअल में लॉस कर रहे हैं पैसा को। तो इन्फ्लेशन से कम अगर रिटर्न है तो वो आपका लॉस हो रहा है, तो ये चीज़ भी रहता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है, लाइक बॉन्ड प्राइजेस फॉल व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज। इंटरेस्ट रेट मतलब इसमें किस इंटरेस्ट रेट का बात किया जा रहा है, इसमें बात किया जा रहा है आपका बैंक्स का इंटरेस्ट रेट। बैंक जो है लोन देते हैं, ठीक है, लोन पे वो लोग इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। जब बैंक जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ा देते हैं तो लोन्स कम मिलने लगता है, तो बॉन्ड का जो प्राइजेस हो गिरने लगता है। लाइक ओल्ड 6% बॉन्ड वर्थ लेस व्हेन न्यू बॉन्ड्स गिव 8%, ठीक है। मान लीजिए आपने एक 6% का बॉन्ड खरीदा था, 6% का बॉन्ड खरीदने के बाद क्या हुआ कि एक नया बॉन्ड इशू हुआ जो कि 8% का है, तो आपका जो है 6% का बॉन्ड है वो क्या हुआ, यूजलेस है अभी क्राइम बोलेंगे तो, क्योंकि 8% का बॉन्ड आपको लिया जा सकता था, बट इस तरह से होता है, ठीक है। ये भी आपका एक रिस्क है। करेंसी रिस्क भी होता है, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो अगर करेंसी एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन होता है, मतलब कि INR टू डॉलर का जो प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट होता है, तो उसके बेस पे आपका जो रिटर्न है वो डिपेंड कर सकता है। तो कुछ रिस्क फैक्टर यही सब है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट में देखना पड़ता है। बाकी फिर से मैं कहूँगा कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा नोट्स चाहिए, सोल्व क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, तो आप जो है हमें मैसेज कर दीजिएगा, बस 29 रुपीज़ में आपको जो है बुक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, ठीक है, तभी हम मोटिवेटेड रहेंगे कि और भी इस तरह से डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो चुका है, 50 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो इसमें मेहनत लगता है, तो इस चीज़ का आप कदर कीजिए, इसको आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, कमेंट में भी बताइए कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। बाकी आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू ऑल।